नमस्कार। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो अवश्य कर लें। दीर्घ कथा श्री रज्जू भैया के पहले भाग के अंत में आ खड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए प्रस्तुत है दीर्घ कथा का अगला भाग। कार्यकर्ताओं ने जब अचानक से आई हिनहिनाहट की आवाज सुनी तो सबकी दृष्टि उस घोड़े पर गई। सब अवाक रह गए, परंतु जैसे ही देखा कि उस घोड़े पर रज्जू भैया सवार हैं तो सब भयभीत भी हो गए। तभी वह घोड़ा जिस पर रज्जू भैया सवार थे और अधिक भयंकर रूप से हिनहिनाते हुए अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो गया तथा रज्जू भैया को गिराने का प्रयत्न करने लगा। शेष कार्यकर्ता सब डर गए, उनकी हालत खराब हो गई। किंतु रज्जू भैया ने सबको आवाज देकर हिम्मत बंधाई और कहा कि घबराइए नहीं, अगर मैं इस घोड़े को ठीक नहीं कर सकता तो समाज को कैसे करूंगा। इतना कहकर रज्जू भैया ने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और उसकी पीठ पर जमकर बैठ गए। घोड़ा तीव्र गति से खाली खेतों और रास्तों पर दौड़ने लगा। उसका उद्देश्य केवल सवार को गिराना था, परंतु रज्जू भैया के आगे उस घोड़े की एक न चली। अंत में थक हार कर वह घोड़ा अपने सवार का आज्ञाकारी बन गया। उस दिन साहस के साथ साथ रज्जू भैया ने एक अच्छे घुड़सवार होने का भी परिचय दिया। प्राध्यापक रहते हुए रज्जू भैया जी अपने प्रचारक के दायित्व का निर्वाह भी करते रहे। संघ कार्य के लिए सतत प्रवास करने लगे। अपनी कक्षाओं का तालमेल इस प्रकार करते थे जिससे छात्रों की शिक्षा भी बाधित न हो और न ही संघ कार्य में कोई रुकावट हो। वे सादा जीवन उच्च विचार के समर्थक थे। वे सदा ही तृतीय श्रेणी में ही प्रवास करते थे। प्रवास का सारा खर्च अपनी जेब से ही करते थे। उसके उपरांत जो पैसे बचते उसे वे चुपचाप निर्धन छात्रों की फीस, पुस्तक आदि पर खर्च करते थे। प्राध्यापक रहते हुए ही वे 1946 में प्रयाग के विभाग कार्यवाह बने। 1949 में संभाग कार्यवाह बने, जो 2-3 विभागों को मिलाकर बनाता है। 1952 में प्रांत कार्यवाह बने। 1954 में भाऊराव देवरस के प्रांत छोड़ने के बाद प्रांत का दायित्व संभाला। 1961 में पुनः भाऊराव देवरस जी के लौटने पर प्रांत प्रचारक का दायित्व उनको सौंपकर सह प्रांत प्रचारक के रूप में उनके सहयोगी बने। 1962 से 1965 तक उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने। 1966 में विश्वविद्यालय की नौकरी से सदा के लिए त्याग पत्र दे दिया और पूरा समय संघ को ही देने लगे। उनकी योग्यता के कारण उनका कार्यक्षेत्र क्रमशः बढ़ता गया और फिर 1966 से 1974 तक सह क्षेत्र प्रचारक व क्षेत्र प्रचारक बने। 1977 में सह सरकार्यवाह बने। 1978 से 1987 सरकार्यवाह रहे तथा 1987 में पुनः शेषाद्री जी को सरकार्यवाह का दायित्व सौंपकर स्वयं सह सरकार्यवाह के रूप में उनके सहयोगी बने। अनुभूति जितनी गहरी होगी, अभिव्यक्ति उतनी ही सरल और हृदय स्पर्शी होगी। इस उक्ति को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी चरितार्थ करते थे। उनकी सूक्ष्म बुद्धि के लिए कुछ भी कठिन न था। जटिल से जटिल विषय को वे बड़ी ही सरलता से सबके सामने खोल कर रख देते थे, जिससे सभी को वो विषय सुगम और रोचक प्रतीत होने लगता था। उनकी कक्षा जीवंत हो उठती थी। दूसरे सेक्शन के विद्यार्थी भी अनुमति लेकर उनकी कक्षा में बैठते थे। जब भी वे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते थे तो छात्र मंत्र मुग्ध होकर उनका व्याख्यान सुनते। एक बार प्रयाग विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की कक्षा में एक विद्वान प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। विषय था ताप, अंग्रेजी में कहें तो हीट। विषय की जटिलता को प्रोफेसर के ज्ञान ने कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के लिए बड़ा गंभीर बना दिया। जैसे जैसे उनका व्याख्यान आगे बढ़ता गया, छात्रों के लिए वो विषय और अधिक गंभीर होता गया। जब गंभीरता जरूरत से ज्यादा हो गई तो छात्रों ने प्रोफेसर के व्याख्यान पर ध्यान देना छोड़ दिया। सबको अब शरारत सूझने लगी। कोई कागज का हवाई जहाज बनाकर कक्षा में उड़ाने लगा तो कोई कोई छात्र कुत्ते बिल्ली की आवाज निकालने लगे। मेधावी छात्र होते हुए भी सब शैतानी करने लगे। प्रोफेसर साहब को गुस्सा आया और गुस्से में कक्षा छोड़कर चले गए। विभागाध्यक्ष को जाकर बोले, सर, मैं उस कक्षा में नहीं पढ़ाऊंगा। अन्य कोई तैयार भी नहीं हुआ उन शैतान छात्रों की कक्षा में जाने को। तब रज्जू भैया ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं जाऊंगा उस कक्षा में पढ़ाने के लिए। यह देख शेष प्राध्यापक साथी सोचने लगे कि आज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह की फजीयत होगी।
कुछ देर बाद सब ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि रज्जू भैया अपना व्याख्यान दे रहे हैं और सभी शैतान तथा उत्पाती छात्र मंत्र मुग्ध होकर ताप विषय को आत्मसात कर रहे हैं। विद्यार्थियों की हर प्रकार की समस्या को समझकर रज्जू भैया चुटकियों में समाधान कर देते थे। विद्यार्थियों के बीच वे बेहद लोकप्रिय थे। एक आदर्श शिक्षक थे रज्जू भैया। माँ शब्द चाहे सबसे छोटा हो, परंतु इसके अर्थ के आगे सब छोटे ही लगते हैं। देवी देवताओं तक भी माँ की बराबरी नहीं कर सकते। हमारे शास्त्र में माँ के लिए बहुत कुछ लिखा है। उसमें से एक है, माँ ही प्रथम गुरु होती है। माँ को प्रथम गुरु केवल इसलिए नहीं कहा जाता कि वह अपनी संतान को सर्वप्रथम संसार का ज्ञान देती है, बल्कि शायद इसलिए भी कि वह संतान के बिना गए ही उसके मुखमंडल को देखकर, उसकी हरकतों को देखकर ही संतान की आवश्यकता को समझ जाती है तथा उसका समाधान भी करती है। इसलिए वह प्रथम गुरु है। एक आदर्श शिक्षक भी माँ की भांति ही होता है। वो भी अपने विद्यार्थियों का चेहरा देखकर उसकी समस्या को जान लेता है तथा उसका समाधान करता है। विद्यार्थी की जिसकी आवश्यकता होती है वह देने का प्रयास आदर्श शिक्षक करता है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ऐसे ही शिक्षक थे जो विद्यार्थी की सूरत देखकर ही समझ जाते थे कि उसे कुछ समस्या है और फिर उस समस्या को दूर करके ही वह चैन लेते थे। एक बार विश्वविद्यालय के बरामदे से होकर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह निकल रहे थे, तभी उनकी नज़र एक छात्र पर पड़ी जो सच में एक गंभीर समस्या से एकांत में बैठकर स्वयं से लड़ रहा था। रज्जू भैया उस छात्र के पास गए और पूछा, क्या बात है? छात्र अचानक से उनको सामने देखकर बोला, जी जी कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा था यहाँ। रज्जू भैया ने आत्मीयता से कहा, घबराओ नहीं, तुम यहाँ ऐसे बैठे थे इसलिए पूछ लिया, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ। रज्जू भैया की बातों से छात्र सम्मोहित हो गया और उनके पीछे पीछे चलकर उनके कक्ष में पहुंचा। रज्जू भैया अपने स्थान पर बैठकर छात्र को सामने वाली कुर्सी पर बैठाया। फिर एक माँ की भांति उस छात्र से समस्या के बारे में पूछा, क्योंकि रज्जू भैया जान चुके थे कि उस छात्र को कुछ तो समस्या है। छात्र भी अब सहज हो गया था। उसने कहा, सर, मैं अपने गांव से यहाँ प्रवेश लेने आया हूँ, पर मैंने अपने प्रवेश पत्र में गलती से गलत विषय भर दिया। जैसे ही मुझे अपनी गलती का पता चला, मैं कार्यालय गया और सभी से अपनी भूल सुधारने के लिए अनुनय विनय की, लेकिन सबने मना कर दिया। सबने यही कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, जो विषय भरे हैं वही पढ़ो। फिर रोते हुए छात्र ने कहा, सर, मेरा तो यहाँ आना ही व्यर्थ हो जाएगा। मैं कैसे आगे की पढ़ाई कर पाऊंगा सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। रज्जू भैया ने खड़े होकर उस छात्र के आंसू पोंछे और सांत्वना देते हुए छात्र को लेकर उसी समय कार्यालय गए और उसकी गलती को ठीक करवाया। ऐसे थे रज्जू भैया। ये छात्र थे एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक तथा राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण के पूर्व अध्यक्ष एवं जाने माने शिक्षाविद पद्मश्री प्रोफेसर जगन मोहन सिंह राजपूत। स्वयं प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत कहते हैं कि मैं इस घटना को आज तक नहीं भूला। रज्जू भैया अपने विद्यार्थी की समस्या को बिना कहे समझ लेते थे और उसके समाधान के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा देते थे। जिस प्रकार रज्जू भैया विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का ध्यान रखते थे, उसी प्रकार संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक की भी वे चिंता करते थे, उनकी देखभाल करते थे। 1945 के संघ शिक्षा वर्ग में एक स्वयंसेवक बहुत बीमार हो गया। जब डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया तो पता चला कि उसको रेड फीवर है। इसके उपचार के लिए एक इंजेक्शन की आवश्यकता थी। वह इंजेक्शन बहुत महंगा और दुर्लभ भी था। फिर भी उस इंजेक्शन को लाने के लिए वहां आसपास के सभी नगरों में पता किया, परंतु वह दुर्लभ इंजेक्शन नहीं मिला। रज्जू भैया जी हार मानने वालों में से नहीं थे। निराश हुए बिना खोज जारी रखी। उसकी तलाश में 3 दिन 3 रात रज्जू भैया ने आंखों ही आंखों में बिता दी। आखिरकार श्री रामकृष्ण सेवाश्रम इंग्लैंड से वह इंजेक्शन मिल गया। पैसों की परवाह किए बिना ही वहीं से इंजेक्शन आयातित कर उस स्वयंसेवक का उपचार किया। वर्ग में अनेक व्यस्तता के बावजूद भी रज्जू भैया उस स्वयंसेवक का पूरा ध्यान रखते रहे।
रज्जू भैया अगर संघ के प्रचारक न निकलते तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते, क्योंकि उस समय पूरे भारतवर्ष में उनके जैसा भौतिक विज्ञान का जानकार नहीं था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में आणविक शोध को गति प्रदान करने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से चर्चा की। देश की आवश्यकता को ध्यान करते हुए नेहरू जी ने डॉक्टर भाभा को अनुमति देते हुए कहा, आप जो भी व्यवस्था करना चाहें कीजिए, आपको भी उत्तम वैज्ञानिक उस शोध कार्य के लिए लेना चाहें लीजिए, शोध में लगने वाली लागत की कतई चिंता न करें। अनुमति पाकर इस प्रकल्प के लिए जब डॉक्टर भाभा ने प्रोफेसर सीवी रमन से बात की तो प्रोफेसर रमन की नज़र में तो रज्जू भैया पहले से ही बसे हुए थे। अतः उन्होंने डॉक्टर भाभा को रज्जू भैया के बारे में बताया कि वो अत्यंत ही प्रतिभाशाली हैं। उसने मेरे साथ तो बेंगलोर आने से मना कर दिया था, यदि वह इस प्रकल्प के साथ जुड़ जाए तो उत्तम होगा। रज्जू भैया की इतनी प्रशंसा सुनकर डॉक्टर भाभा ने उनको बुलावा भेजा, परंतु रज्जू भैया ने मना कर दिया। उन्होंने डॉक्टर भाभा से कहा, श्रीमान जी, मैं सप्ताह में केवल 3 दिन अध्यापन कार्य के लिए देता हूँ, बाकी समय संघ कार्य को समर्पित है और मैं इससे कम समय समाज को दूं ऐसा नहीं हो सकता। प्रति सप्ताह 6-7 दिन काम करने की नौकरी मैं कदापि नहीं कर सकता। डॉक्टर भाभा ने सारी बातें जाकर नेहरू जी को बताई तो नेहरू जी ने कहा, ऐसी क्या बात है जो वो नहीं मान रहा? उसको मुंह मांगी तनख्वाह देने की बात करो, जो भी वो मांगे उसे वो सब देने की बात करो। डॉक्टर भाभा ने कहा, सर, पैसे की कोई बात नहीं है। राजेंद्र सिंह के जीवन की प्राथमिकताएं अलग हैं और इस तरह संघ कार्य में लगने वाला समय कम न हो सके, उसके लिए रज्जू भैया ने डॉक्टर भाभा के साथ काम करने से मना कर दिया। बाद में डॉक्टर भाभा जब श्री गुरुजी से मिले तो उन्होंने गुरुजी से शिकायत करते हुए कहा था कि आपके कारण हमने भारत का एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक खो दिया। रज्जू भैया तो हर प्रकार के आकर्षण को छोड़कर प्रचारक बने थे। वे बड़े घर के बेटे थे, हर सुख सुविधा के आदी थे, संगीत प्रेमी थे, वायलिन उनका प्रिय वाद्य था, लेकिन सब कुछ छोड़कर एक अनिष्ट होकर संघ कार्य में रम गए। अपने आप को देश समाज के कार्य को सौंपते हुए इन पंक्तियों का उचित उत्तर दिया। देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन सैया तज कंटक पथ अपनाता है। हाँ, रज्जू भैया ने सच में सुमन सैया का त्याग कर दिया था। ऐसा नहीं है कि रज्जू भैया केवल अपने विद्यार्थी या स्वयंसेवक से ही अधिक लगाव रखते थे, उनके दुख दर्द में साथ होते थे। अभी तो उनके अंदर एक अभूतपूर्व गुण था, पर दुख को अपना समझने वाला एक विशाल हृदय उनके शरीर में धड़कता था। पर दुख कातरता उनमें इतनी थी कि किसी के भी कष्ट को दूर करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। स्वामी चिन्मयानंद जी ऐसी ही एक घटना का वर्णन करते थे। वे कहते हैं, एक बार मैं रज्जू भैया के साथ रेल से भागलपुर जा रहा था। हमारी दोनों की नीचे की आमने सामने की बर्थ थी। रात को हम दोनों एक साथ सोए जरूर, परंतु जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने एक बालक को उनकी बर्थ पर सोते हुए देखा तथा रज्जू भैया को एक कोने में बैठे हुए पाया। मैं उनसे पूछने ही वाला था कि किस्सा क्या है, उससे पहले ये रज्जू भैया ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया ताकि कहीं सोते हुए बालक की नींद न टूट जाए। हुआ यूं था कि रोज की तरह जब रज्जू भैया सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया के लिए शौचालय गए तो देखा कि दरवाजे पर 9-10 साल का एक बालक हैंडल पकड़कर पायदान पर पैर रखकर सिकुड़ा हुआ यात्रा कर रहा है। उन्होंने उसे भीतर बुलाकर चुपचाप अपनी बर्थ पर सुला दिया, ओढ़ने के लिए अपनी चद्दर दे दी। मार्ग में एक स्टेशन पर कार्यकर्ता उनके लिए दूध लाए तो पहले उस बालक को पिलाया। फिर पटना में जब कार्यकर्ता रज्जू भैया से मिलने आए तो बालक को उनके सुपुर्द कर निर्देश दिया कि बालक को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दें। ये थी रज्जू भैया जी की पर दुख कातर था। श्री शेषाद्री जी लिखते हैं कि मैंने 15 वर्ष उनके साथ काम किया। सरसंचालक, सरकार्यवाह, सह सरकार्यवाह पर उनके व्यवहार में उन्होंने कभी कोई अंतर नहीं आने दिया। अपने सहयोगी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार का रज्जू भैया में अद्भुत गुण था। माननीय वर्तमान सरसंचालक जी ने अपने विदर्भ प्रांत प्रचारक काल का एक अनुभव लिखा है
कि नागपुर प्रवास के दौरान रज्जू भैया अत्यधिक बुखार से पीड़ित थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर हाथ लगाने से मालूम पड़ा। पूछने से उन्होंने बताया कि ऐसा 2-3 दिन से चल रहा है। इसके बाद भी वे बोले, कार्यक्रम स्थगित मत करना, बैठकर बोलना ही तो है, शारीरिक थोड़ी ही करना है। जब चल रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ तो बोल भी सकता हूँ। वे लक्ष्य को आगे रखते थे और स्वयं को पीछे। सभी को साथ लेकर चलना और स्वयं को लक्ष्य के पीछे रखना, ये 2 मूल बातें प्रत्येक स्वयंसेवक में होनी चाहिए। रज्जू भैया अपने जीवन के अंतिम समय तक संघ कार्य को विस्तार देने में सक्रिय रहे। भारत से बाहर भी लगने वाली संघ की शाखाओं में उन्होंने प्रवास किया। संघ कार्य को सर्वस्पर्शी बनाने की ओर सतत अग्रसित रहे। और फिर कहते हैं ना, जो आया है उसे जाना भी होता है। प्रभु द्वारा लिखित इस विधान को कोई नहीं मिटा सकता। इस विधान की अनुपालना करते हुए श्री रज्जू भैया भी 14 जुलाई 2003 को परम धाम को गमन कर गए। पीछे रह गई उनकी यादें, अंकित रह गए उनके चरण चिन्ह संघ के प्रत्येक मार्ग पर। रज्जू भैया चिंतक थे, मनीषी थे, समाज सुधारक थे, कुशल संगठक के साथ साथ वे एक ऋषि थे, महामानव थे, आदर्श शिक्षक थे। और इतनी सारी उत्कृष्टता व महानताएं होते हुए भी वे अत्यंत सरल और सहज थे। रज्जू भैया का संपूर्ण जीवन गौरवपूर्ण था। उनके संपूर्ण जीवन को एक दीर्घ कथा में समाहित करना संभव नहीं है। अंत में यही कहकर इस कथा को विराम देना चाहूंगा कि अंत ही आरंभ का परिचायक होता है। प्रत्येक स्वयंसेवक को उनकी भांति आचरण करने का तथा निर्धारित कार्य करने का आरंभ कर देना चाहिए। नमस्कार, जुड़े रहिए चैनल के साथ।